नमस्कार, आवाज़ उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि कौशिक। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से। इसी के साथ बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर पहुंचकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और कोरोना संक्रमण के इस बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उन्होंने 300 बेड बढ़ाने के निर्देश भी दिए। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बन रहे निर्माणाधीन 500 के सुपर स्पेशलिटी बाल संस्थान का निरीक्षण किया। इस दौरान कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बीआरडी में बने निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी बाल संस्थान को 30 अगस्त तक कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए 300 बेड तैयार करने के निर्देश भी दे दिए हैं, ताकि संक्रमण की चपेट में आए मरीजों का इलाज अच्छे ढंग से हो सके। निरीक्षण के दौरान मीडिया से बात करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। कोविड-19 की समस्या, बचाव और उपचार को लेकर के व्यापक कार्य योजना इस समय युद्ध स्तर पर चल रही है। उत्तर प्रदेश में यद्यपि स्थिति काफ़ी हद तक नियंत्रण में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर कोविड-19 को लेकर के जो कार्य योजना बनी थी, जनता कर्फ्यू का हो, लॉकडाउन और उसके बाद अनलॉक की कार्रवाई, इन सब का अक्षरशः पालन उत्तर प्रदेश ने किया। देश के सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश होने के बावजूद हम लोग काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश के अंदर इस इन्फेक्शन को रोकने में सफल हुए हैं। लेकिन सतर्कता और बचाव अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अब अनलॉक के बाद ट्रेन चलनी शुरू हो चुकी हैं, डोमेस्टिक फ़्लाइट प्रारंभ हो चुकी हैं, कुछ इंटरनेशनल फ़्लाइट भी वंदे भारत अभियान के अंतर्गत प्रारंभ हो चुके हैं। इस दृष्टि से हम लोगों ने 70,000 टीमें पूरे प्रदेश के अंदर बनाई हैं, डोर टू डोर सर्वे के लिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए। हर जनपद में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाए गए हैं। कोविड-19 के दृष्टि से जो इस पर हर एक व्यक्ति को हम ट्रेस कर सकें, हर सस्पेक्टेड केस का सैंपल लेकर के और उसका कोरोना की जांच कर सकें। वहीं बुलंदशहर में हुई छात्रा की मौत को अभी तक न्याय नहीं मिला है और न्याय न मिलने पर सुदीक्षा के पिता ने परिवार सहित आत्मदाह करने की धमकी भी दे दी है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने सुदीक्षा भाटी के गुनहगारों का पता लगाने के लिए इलाके के कई गांवों में सर्च ऑपरेशन चलाकर 1.5 दर्जन से भी अधिक बुलेट मोटरसाइकिल कब्जे में तो ले ली हैं, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई भी कामयाबी हाथ नहीं लगी है। आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से कोसों दूर है। वहीं पुलिस सुदीक्षा भाटी कांड में बार बार दावा कर रही है कि घटना महज हादसा था, छेड़छाड़ कतई नहीं थी। बुलंदशहर के एसएसपी का दावा है कि प्रारंभिक तहरीर और पूछताछ और पुलिस की जांच में अभी तक छेड़छाड़ के तथ्य नहीं मिले हैं। हालांकि पुलिस अभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और कार्रवाई करने का भी दावा कर रही है। जो सुदीक्षा भाटी की मौत का मामला है, किस तरह का एफआईआर हुआ है, अभी तक क्या जांच में आया है? देखिए, दिनांक 10/8/20 को सुबह 8:50 पर औरंगाबाद थाना क्षेत्र के चरौरा मुस्तफ़ाबाद गांव की सीमा में एक दुखद सड़क दुर्घटना में सुदीक्षा भाटी की मौत हो गई और उस समय उनका चचेरा भाई गाड़ी चला रहा था, जिसका नाम निगम भाटी है। मोटरसाइकिल स्प्लेंडर थी। मौके पर एक चश्मदीद मिले हैं जिनका नाम हेमंत शर्मा है, चरौरा मुस्तफ़ाबाद के रहने वाले हैं। इनका कहना था कि सामने से आ रहे दूध के टैंकर के कारण बुलेट सवार ने अपने ब्रेक मारा और फिर पीछे से आकर के जिस मोटरसाइकिल से सुदीक्षा भाटी थी वो बुलेट में टकराई और एक्सीडेंट हुआ। सिर में हेड इंजरी आने के कारण उनकी डेथ हो गई। उनका चचेरा भाई जो था उसे बहुत मामूली चोटें आईं और हॉस्पिटल में उसे तत्काल भेजा गया पुलिस के द्वारा। हॉस्पिटल पर जो बयान उसके भाई से लिया गया, पिता जितेंद्र भाटी हैं उस लड़की के, और चचेरा भाई निगम भाटी जो था उसने जो बयान शुरुआती दौर में दिया
उसमें न तो छेड़छाड़ की किसी घटना का उल्लेख था, बल्कि बस केवल इतना था कि सामने से ब्रेक लगने के कारण वो फिसल गया। फिसलने से मोटरसाइकिल गिर गई और बहन की चोट लगने से मौत हो गई। भाई ने एक तहरीर भी लिखी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा कि जब परिवार वाले आ जाएंगे तो तहरीर देंगे, इसलिए अपनी तहरीर वापस ले ली। उसमें भी उसने किसी प्रकार की छेड़खानी या अन्य किसी विवाद की कोई न तो आशंका जाहिर की थी, न इस बात को बताया था। असल मुद्दा यह है, इसे अपने अपने तरीके से तोड़ दिया गया। बात मेरे सामने भी CO सिंह से ने भी, दीक्षा सिंह जी ने भी, और जी SHO औरंगाबाद में बात की है। इस तरह की घटना हुई है। मीडिया कुछ कह रहा है और वो कुछ कह रहे हैं, लेकिन असल मुद्दा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब वो बच्चे कुछ किलोमीटर से 10 से 8 से 5 से आगे पीछे कम के 3-4 बार उन्होंने आगे बाइक लगाई है, 3-4 बार पीछे लगने हैं, कभी आगे निकल जाना, कभी पीछे निकल जाना। जब इतनी प्रतिक्रिया हुई है तो बच्चों ने उन्हें ध्यान में कर लिया है कि ये बाइक हमारा बहुत ज़्यादा आगे पीछे कर रही है। तो तभी तो किसी चीज़ को नहीं, नॉर्मल से कोई बाइक आगे निकल, एक बार आगे निकल गई और पीछे किसी से बात करे तो उसका कोई ध्यान नहीं रहता। लेकिन जो बार बार हमारी चीज़ आमने सामने आ रही है, कभी आगे निकल रही है, कभी पीछे निकल रही है, बच्चों ने उसको नोट कर लिया। अब जब बुलंदशहर SSP ये कह रहे हैं कि एक ट्रक आने से नहीं, कोई ट्रक नहीं है, कोई भी वाहन सामने। जिस वक्त दुर्घटना हुई है उस वक्त ना पीछे कोई वाहन है, ना कोई आगे वाहन। बच्ची के सर में लगने से डिसबैलेंस, उनके जबरदस्त ब्रेक मारने से वहाँ जो डिसबैलेंस हुआ है, जो असंतुलित गाड़ी हुई है, गाड़ी वहीं की वहीं उसी जगह गिरी है। और ये बच्चा निगम जो है ये आगे गिरा है, और ये जो बच्ची है ये बिल्कुल फ्री बैठी हुई गाड़ी में, ये पीछे की अवस्था में गिरी और सर सीधा सड़क में टकरा है, जिससे सर पूरी तरीके से। आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि बुलंदशहर पुलिस इस मामले को कहीं ना कहीं दूसरी तरफ ले जाना चाह रही है? कहीं ना कहीं दूसरी तरफ ले जाना चाह रही है, हमें लग रहा है कल से, क्योंकि कल से हमसे उनकी बात हुई है। उस तरीके से वो सारी चीज़ नहीं कि पहले कोई चीज़ है कि नाबालिग है, सारी चीज़ें सवाल नाबालिग का नहीं। अगर नाबालिग थे तो वो बदतमीजी करेंगे, अगर नाबालिग है तो वो दोषी नहीं है जिन्होंने ऐसी हरकत की है। अगर ये बच्चे नाबालिग हैं तो क्या उन्होंने जबरदस्त ब्रेक लगाए हैं, उनका अधिकार इस तरीके से ब्रेक लगाने का, जबकि आगे कोई वाहन नहीं है। अगर नाबालिग उनका ऐसा ही लग रहा था तो उन्होंने एक बार रोकते, समझाते कि आप गाड़ी साइड में लगो, आप अभी किसी वाले को लग जब जाओगे यहाँ से, हम उनकी बात मान लेते। लेकिन वो इस तरीके से इस बात को इस तरीके से वहाँ खत्म करना चाहते हैं, जब इस मैटर को खत्म करना चाहते हैं नाबालिग सवाल नाबालिग करेंगे। सवाल ये है कि जो वो ध्यान में हुई है, नोटिस में बात आई है अब तक, जहाँ से केस खुल सकता है, आगे पीछे हुए हैं, उनसे मिलकर इन्होंने नोट में किया कि ये थोड़ी सी गाड़ी इसको मंदी करके, उसकी रफ्तार मंदी करके, साइड में दुकानदार है जो बिल्डिंग मटेरियल का सामान बेचते हैं, उनसे उनकी हाय हेलो हुई है, नमस्ते हुई है, दुआ सलाम हुई, रोकने के लिए कहा है, क्या कहा ये तो वो जाना। लेकिन इन बच्चों ने उनसे बात करते हुए उन्हें देखा और ये आगे निकल गए हैं। पीछे से फिर उनकी बाइक तेज गति से आई है और उस तेज गति से आने के बाद तुरंत इनके जस्ट सामने जाके ब्रेक ले लिया इमरजेंसी के लिए। अब आप उत्तर प्रदेश सरकार से किस तरह की मांग कर रहे हैं? हम उत्तर प्रदेश सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि होनहार बच्ची के लिए न्याय मिले, इंसाफ मिले, जो दोषी हैं उनको सजा मिले। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे रही है और यहाँ एक बेटी की हत्या कर दी जाती है मंच द्वारा और फिर उसको न्याय नहीं मिल रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सरकार के लिए तो हम कुछ नहीं, हम तो केवल न्याय प्रणाली है, जो वहाँ का प्रशासन है, शासन प्रशासन, उनके लिए केवल उनके लिए एक ही चीज शब्द है कि जो ये सारी चीज घटना हुई है, ऐसा अंजाम हुआ है, लोग आगे पीछे आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई दूसरा समझेगा उसे क्या इशू देगा, क्या दुर्घटना में, क्या इस तरह की स्थिति में अगर हम किसी बच्चे के साथ अपराध करें, उसे पकड़ के उससे छेड़खानी करके उससे टच होकर छेड़खानी होती है। सवाल मेरा सबसे बड़ा है, कल मैंने तहरीर भी दी है, तहरीर भी अपने तरीके से ठीक की है, लेकिन उस तहरीर में मैंने छेड़खानी का जिक्र, उस तहरीर में मैंने इस चीज का जिक्र किया है कि जो लोग आ रहे हैं आगे पीछे, कभी आगे आना, कभी आगे पीछे जाना, कभी फिर आगे जाना, फिर पीछे जाना, इसका मतलब क्या है, इसका रीजन क्या है? सही बात है, कुछ ना कुछ कारण है, कुछ ना कुछ वजह है। अगर अकस्मात आके आ जाते, वो कभी मुड़ रहे होते, जबरदस्त ब्रेक लेते आ जाता, हम मान जाते हाथ पर। लेकिन बच्चे ने नोट किया है कम से कम 3 या 4 बार वो आगे गया है, फिर बाइक मंदी बनी, वो पीछे हो गया है। ऐसा भी नहीं कि कंपटीशन हुआ कि बच्चे ने कंपटीशन किया, बच्चे ने कोई कंपटीशन किया, वो आगे निकल जाना, फिर बाइक मंदी कर देना, फिर पीछे आ जाना, फिर आगे निकल जाना, फिर बाइक मंदी कर देना, फिर पीछे आ जाना। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने भाजपा के विधायक को पुलिस थाने में गिरा कर मारे जाने के और कपड़ा फाड़ने पर और जाति सूचक गालियां देने पर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है, भाजपा विधायक को सामूहिक इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर अपना सम्मान नहीं बचा सकते तो जनता के सम्मान की क्या रक्षा करेंगे? अलीगढ़ के गोंडा थाने में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को गिरा करके पुलिस ने मारा।
उसके कपड़े फाड़ दिए, उसको जाति सूचक शब्द बोले, सांसद पहुंचा उससे बदतमीजी की। और ये सब इसलिए वो अपने ठेकेदारी के लिए नहीं गए थे वहां, वो कोई किसी गलत की बात नहीं करने गए थे, सिर्फ एक कार्यकर्ता के सम्मान में खड़ा हुआ था। हम लोग राजनीतिक लोग हैं, राजनीति में कार्यकर्ता के सम्मान की लड़ाई लड़नी पड़ती है। मैं आज इस बात से बहुत दुखी हूं और ये बहुत ही शर्मनाक मुद्दा है। मैं अगर आज उनकी जगह होता तो मैं ओपनली आपको कहता हूं कि मैं आज ही विधानसभा से इस्तीफा देता। और उसके बाद ऐसो ने पैसा लेकर के उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। जब हम बात करने आए तो हम ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही होगा। आज का क्या प्रकरण था सर? आज हम बात करने आए तो हम 3 दरोगा हमारे पे मारने पड़े। मेरे ऊपर देखिए सारे कपड़े फाड़ दिए 3 दरोगाओं ने। जैसे देवेंद्र था, विवेक था और स्वयं ऐसे तीनों मेरे बच्चे पड़ के मारने के लिए। पुलिस से मारपीट आपने भी किया? नहीं, हम तो बात करने के लिए आए थे, हमने नहीं मारा, उन्होंने हमको मारा है। अब आप क्या चाहते हैं सर? न्याय, जनता कार्यकर्ता के साथ न्याय होगा तभी हम मानेंगे, ऐसा नहीं मानने वाले। वहीं जिला सीतापुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक सुनील वर्मा और उनके साथ डीएम और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। सीतापुर विधानसभा लहरपुर विधायक सुनील वर्मा ने तहसील लहरपुर के बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा किया और कटान व बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जाना। बाढ़ व कटान पीड़ितों को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। नदी के मुहाने पर हमेशा जानमाल का खतरा बना रहता है ग्रामीणों को। इससे कब इनको कैसे निजात मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा विधिवत बताएं, क्योंकि बरसों से कार्य हो रहा था इनको बचाने का, फिर भी कटान का खतरा इन पर आज भी बना हुआ है। देखिए, ऐसा है कि इसके लिए विभाग जो है जब सूखे की स्थिति रहती है उस समय ये पता पूरी विभागीय टीम पता करती है कि कौन कौन से हमारे स्थल संवेदनशील हैं, कौन अति संवेदनशील हैं, और उसी के आधार पर परियोजनाएं बनाकर और वहाँ कार्य कराए जाते हैं। अगर कुछ जगहों पे, हर जगहों पे परियोजनाएं नहीं स्वीकृत होती हैं तो उन जगहों पे हम पहले से ही जो है रिजर्व स्टॉक का मटेरियल रखते हैं और अनुरक्षण मद में भी काम कराते हैं और काम करा के गाँव वालों को सुरक्षा देते हैं। अभी पिछले साल और इस साल जो है अभी तक कहीं भी कोई मकान घर कटा नहीं है, जबकि अगर पिछले 5 सालों की तुलना करें आप तो इस बार नदी में एवर मैक्सिमम पानी जो है पास हुआ। जिला संबल में तेज बारिश का कहर जारी है, जिसके चलते एक मकान ढह गया और उस मकान के मलबे में एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग दब गए। संबल में मूसलाधार बारिश आफत बन चुकी है। तेज बारिश के चलते एक मकान भरभरा कर गिर पड़ा और उस मकान के मलबे में एक ही परिवार के करीब आधा दर्जन लोग दब गए। वहीं रेस्क्यू चलाकर बामुश्किल दबे लोगों को निकाला गया। तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, तो ये मकान गिरा है तो आप क्या चाहते हैं? मकान गिरा 6:30 बजे। अच्छा, तो काफ़ी चौड़ाई कौन कौन था? कलावती रुचंगलाल। अच्छा, और जो थे वो कहाँ गए? कितने लोग थे? 5 है। अच्छा, तो 5 को चोट आई है? ना, 2 है। 2 के है? अच्छा अच्छा। कलावती का चंगलाल का। अच्छा अच्छा। कौन सा गांव है ये आपका? कानपुर सरायपुर पालमपुर। अच्छा जी। बुलंदशहर में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई दबंगों की दबंगई। इस वीडियो में दंपति को वह कैसे घर से बाहर निकालकर उन्हें खींचकर और सड़क पर गिराकर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट। यह वीडियो बुलंदशहर जिले का है, जिसमें छेड़छाड़ का विरोध करने पर कैसे दबंग एक परिवार पर टूट पड़े हैं। छेड़छाड़ के विरोध पर पति पत्नी को घर से बाहर खींचकर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें करीब आधा दर्जन से भी अधिक दबंगों ने अपना कहर ढाया है। सर, मेरा नाम गुड़िया है, मैं देवीपुरा में रहती हूँ, आवास विकास के पीछे पहली गली में ही। और जो मैं अपने घर पर रहती थी, ये एक हमारे बराबर में एक पिंकी नाम का है, उसकी डेयरी चलती है। वो कई दिन से मेरा घरवाला यहाँ पर नहीं रहता, तो वो घरवाला मेरा जो बाहर रहता है गाजीबाद, तो वो जो कई दिन से मुझे ऐसे टॉन्ट मारता रहता था, बहुत बदतमीजी दिखाता रहता था। मैंने जो उसकी कई बार एप्लीकेशन में दे चुकी हूँ, चौकी भी दे चुकी हूँ, और जो उसकी कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर पाती। आज मेरा घरवाला घर पर था, जन्माष्टमी थी, त्योहार था, तो मैं जो कह रही थी आज हमने कहा हम इनकी ऐसा मत करो, तो उसके पूरे परिवार ने हम पे लाठी चार्ज कर दिया। और जो उसमें पिंकी
पिंकी ने लाठी लेकर मेरे घर वाले को हमें अंदर से खींचा। पिंकी की लड़के हैं तीनों और लड़की ही उसकी और उसकी घरवाली थी। हमें और बच्चन सिंह ने हमारे घर वाले को पकड़ लिया और उन्होंने सारे ने डंडा बजाना शुरू कर दिया। वहीं लखीमपुर खीरी का दुधवा टाइगर रिजर्व इन दिनों वन्य जीवों की कब्रगाह बनता जा रहा है, जिसके चलते वन्य जीवों की लगातार मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन वन्य जीवों के शव संदिग्ध हालत में मिल रहे हैं। लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल के तराई में मौजूद दुधवा टाइगर रिजर्व इन दिनों वन्य जीवों की कब्रगाह बनता जा रहा है, जिसके चलते वन्य जीवों की लगातार मौतों का सिलसिला जारी है और आए दिन वन्य जीवों के शव संदिग्ध अवस्था में पाए जा रहे हैं। देखा जाए तो पहाड़ों पर लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते अब जंगलों में पानी भी भर चुका है और वन्य जीव सुरक्षित स्थानों की तलाश में आबादी की ओर पलायन करने लगे हैं। आबादी की ओर पलायन करते देख शिकारियों की काली नज़र उन पर पड़ चुकी है। मोहम्मद इरशाद, कहाँ के निवासी? सुमाल खेड़ा। क्या है ये रास्ते का पूरा मामला जरा सर मामला ये है कि ये रास्ते पे 2 बार पैसे निकाल लिए हैं, अब्बुल हाजी के घर से मदरसे तक और फिर दूसरा नाम जयबुल के घर से मदरसे तक। एक ही रास्ते पे 2 बार पैसे निकाल लिए हैं। इसके पूरे सबूत मेरे पास हैं और डीएम साहब के पास एप्लीकेशन लगाई है। वो जांच जब बैठ गई है, इन्हें पता लगा किसी हिसाब से, तो इन्होंने रात में ये मिट्टी डलवाने की कोशिश करी, जो मैंने पुलिस को बुलवा के और ये काम रुकवाया है कि जाँच होने तक पुलिस ने बताया गई है जब तक जाँच पूरी ना हो जब तक ये रास्ते पर निर्माण कार्य नहीं करवा सकते आप। और बहुत घोटाले चल रहे हैं गांव में। यही इकलौता रास्ता नहीं है जिस पर घोटाला करा गया। गांव के और भी कई रास्ते हैं, शौचालय सब ये जो है अननेसेसरी बनाए गए हैं, कोई मानक के हिसाब से नहीं बनाया गया है। और ये शौचालय बनवाया, पुरानी किवाड़ें लगा दी, पुरानी ईंटें लगा के कहीं से रास्तों में से उखड़ के और ये लगा दी हैं। जिन रास्तों पर टाइल्स लगाई हैं उन रास्तों पर ईंटें उखड़ी और ये वो बनवा दिया है। और लोगों से 5-5 हज़ार रुपये ले लिए हैं, सैकड़ों लोगों से। किस नाम के लिए? कॉलोनियों के लिए जो सरकारी आवास मिलता है उनके लिए, और गरीब आदमियों को नहीं दी है, मालदार आदमियों को कॉलोनी दे दी है, वो भी जांच का विषय है। और ये जो है रास्ता मेन रास्ता है गांव का, ये मदरसा है, इस्लामिक मदरसा जिसमें बच्चे पढ़ने आते हैं, ये कब्रिस्तान है। अगर किसी की मौत हो जाती है तो यहाँ इस गारे में से निकलना पड़ता है सब आदमियों को। इसके लिए आपने कभी प्रधान जी से फिर कहा? प्रधान जी से सैकड़ों बार कहा, उन्होंने बस आश्वासन ही दिया और उसके अलावा कुछ नहीं। और सैकड़ों लोगों ने पोर्टल पे भी एप्लीकेशन दी है, लेकिन ये प्रधान जी जाके और ब्लॉक में उन्हें दबा देते हैं। क्या नाम है प्रधान जी का? प्रधान जी का नाम खुर्शीद अहमद। अगली खबर जिला अमेठी से है, जहां मछली का शिकार करने गया युवक खुद ही दबंगों का शिकार हो गया। दबंगों ने उस पर हमला बोल दिया और उसे बेरहमी से जमकर मारा पीटा, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल भी हो गया। मामला अमेठी के जामो थाना क्षेत्र के गोरियाबाद का है, जहां मछली पकड़ने गए युवक पर गांव के ही कुछ दबंगों ने हमला बोल दिया और युवक को बेरहमी से जमकर मारा और पीटा, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर सुलेमान है। यहाँ पर लड़का जो मारा पीटा गया है, क्या है पूरा मामला? जी हमारा लड़का घर से गया, वहाँ मछली पकड़ी जा रही सड़क के ऊपर, उसको देखने लगा। लोकेशन से आए और वो क्या करते हैं, बोला कि मेरा लोकेशन करते हो, और हमारे लड़कों को मारना शुरू कर दिया। कौन मारा पीटा है? दुर्गेशन और उसके संजय और बद्री विशाल 3 से। तो आपने कहीं पे शिकायत की? साहब आके हमने थाने में एप्लीकेशन दिया और आके उसका बर्तरी करा रहे हैं। जिला रायबरेली में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें उसने चेकिंग के दौरान पुलिस ने तस्करी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। रायबरेली जिले के बछरावा पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 2 फरार भी चल रहे हैं। गिरफ्तार किए गए तीनों अभियुक्तों के पास से 24 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। क्या मामला है? ये अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था इसमें बछरावा पुलिस द्वारा कल हरदोई नहर पुलिया के पास से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 24 ग्राम स्मैक मिला, जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपये है। 2 मोटरसाइकिलें मिली इनके पास से और 2 अभियुक्त फरार हैं, इनकी तलाश की जा रही है और इनको गिरफ्तार करके इनके खिलाफ संभल में एक बार फिर से सोशल मीडिया ने अपनी ताकत का एहसास दिलाया है और मासूम की जान बचाने में अपना अहम रोल भी निभाया है। ब्लड कैंसर पीड़ित मासूम की खबर सोशल मीडिया पर फैलने के बाद
लोग उसकी मदद के लिए आगे आए और लोगों ने अच्छी मात्रा में उसका हाथ भी बढ़ाया। जनपद संभल के चंदौसी इलाके में एक 7 साल के मासूम को ब्लड कैंसर की शिकायत सामने आई। जब मासूम को लेकर उसके पिता, जिनका नाम गौरव है, और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर वह अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, जब मासूम के पिता मासूम को अस्पताल लेकर पहुंचे तो उनको पता चला कि उनका बेटा नमन ब्लड कैंसर से पीड़ित है और वह जल्दी उसके इलाज के लिए 16 लाख रुपए की ज़रूरत है। पर परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद ख़राब थी। तभी सोशल मीडिया पर मासूम की मदद के लिए उसके परिवार के लोगों ने अपील की तो सोशल मीडिया की ताकत को देखते हुए तमाम जनपद व देश के लोगों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा दिए। इसी कड़ी में सपा की युवा नेत्री मोनी कुमारी भी मासूम के घर पहुंची और 51,000 रुपये का चेक देकर हर संभव प्रयास के लिए कहकर यह आश्वासन भी दे गई। मोनी कुमारी। अच्छा, अभी एक चंदौसी का एक मासूम बच्चा है ब्लड कैंसर से, दिल्ली के निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, और आपने कैसे आपको इस बच्चे की जानकारी हुई और आपने किस तरीके से इसकी मदद की है? कहीं इसमें आपने राजनीतिक उद्देश्य से मदद की है या अपने सामाजिक उद्देश्य से? देखिए, मैंने ये राजनीतिक उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं की है। मैंने एक समाज के हिसाब से उस बच्चे की मदद की है। और मैंने ये सोशल मीडिया पर ये पोस्ट जो है वायरल हो रही थी, मैंने देखा तो मेरे मतलब दिल में विचार आया, मन में विचार आया कि मुझे भी आगे मतलब कि बढ़ना है और उस बच्चे की मदद करनी है। अच्छा, और लोगों से क्या अपील करेंगी, क्योंकि भाजपा की सरकार है? मैं भाजपा की सरकार के जो भी मंत्री हैं, विधायक हैं, उनसे यही अपील करूंगी कि आप लोग आगे आइए और उस बच्चे की मदद कीजिए। हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे और भी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए आवाज़ उत्तर प्रदेश।